हाँ बच्चों देखो अभी तो हमने पहले टाइप का ब्रेकडाउन पढ़ा था जिसको एवेलेंस ब्रेकडाउन बोलते हैं। फिर मैंने क्लियरली बताया था कि एवेलेंस ब्रेकडाउन तो नॉर्मल डायोड्स में होता है जिसमें डोपिंग की सांद्रता काफी कम होती है, मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद यही बताया था कि एवेलेंस ब्रेकडाउन में जो इलेक्ट्रॉन टूटते हैं वो टक्कर के कारण टूटते हैं जिसको इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं। ये तो बताया था कि एवेलेंस ब्रेकडाउन में इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है, मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन टक्कर के कारण टूटते हैं, ठीक। तीसरा ये भी बताया था कि एवेलेंस ब्रेकडाउन जो होता है वो काफी ज्यादा रिवर्स वोल्टेज पे होता है, मतलब रिवर्स वोल्टेज अगर 20 या 30 वोल्ट लगाए तो इतने ज्यादा रिवर्स वोल्टेज पर एवेलेंस ब्रेकडाउन होता है। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि जो एवेलेंस ब्रेकडाउन है उसमें टक्करें होती हैं तो डायोड में बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है कि या तो डायोड पिघल जाता है या फिर जल जाता है। या एक शब्दों में बोले तो एवेलेंस ब्रेकडाउन के बाद पूरा डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए एवेलेंस ब्रेकडाउन अपने प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं है। अब चलो, अभी तक तो हमने एवेलेंस ब्रेकडाउन देखा जो प्रैक्टिकली अपने काम का नहीं है, लेकिन अब हम दूसरे टाइप का ब्रेकडाउन देखते हैं जिसको जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक। ध्यान रखना कि जीनर ब्रेकडाउन की खोज ये लॉरेंस मेल्विन जीनर इस साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इसी के सम्मान में इसको जीनर ब्रेकडाउन ऐसा बोलते हैं, ठीक। और इस खोज के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक। तो चलो, एवेलेंस ब्रेकडाउन तो पढ़ लिया ना, अब जीनर ब्रेकडाउन इसको देखते हैं, ठीक। तो ध्यान ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था कि एवेलेंस ब्रेकडाउन तो नॉर्मल डायोड में होता है जिसमें डोपिंग की सांद्रता कम होती है, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन ऐसे स्पेशल डायोड में होता है जिसमें डोपिंग की सांद्रता काफी ज्यादा हो। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि ऐसा डायोड है जिसमें डोपिंग की सांद्रता ज्यादा है ना, मान लेते हैं कि इस बार हम ऐसा डायोड लेते हैं जिसके डोपिंग की सांद्रता काफी ज्यादा है। तो हमको अच्छे पता है कि डोपिंग की सांद्रता ज्यादा होगी तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी, वो हम पहले मैथमेटिकली देख चुके हैं। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि हम ऐसा स्पेशल डायोड ले रहे हैं जिसमें डोपिंग की सांद्रता काफी ज्यादा है। तो हमको पता है कि डोपिंग की सांद्रता काफी ज्यादा होगी तो अवक्षय परत की चौड़ाई काफी कम होगी। अब 1 माइक्रोमीटर की जगह 0.1 माइक्रोमीटर ऐसी होगी। और हमको अच्छे पता है कि अवक्षय परत की चौड़ाई कम है और डोपिंग की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए इस बार अवक्षय परत में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन काफी पास-पास होंगे। नॉर्मल डायोड में तो दूर-दूर होते हैं ना, लेकिन इस बार डोपिंग की सांद्रता काफी ज्यादा है ना, ये अवक्षय परत की चौड़ाई काफी कम है, तो इस बार अवक्षय परत के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होंगे वो काफी पास-पास होंगे, ठीक है। सही है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि काफी ज़्यादा डोपिंग वाला कोई पीएन जंक्शन डायोड है ना? तो मान लेते हैं कि काफी ज़्यादा डोपिंग वाला पीएन जंक्शन डायोड है, तो हमको अच्छे पता है कि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसमें पी रीजन में बहुत सारे होल्स होते हैं जो मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। एन रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होते हैं, लेकिन अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको प्रभावी रूप से मिक्स होने से रोकता है। यानी हमको पता है, और ये भी हमको पता है कि इस बार जो डायोड है उसमें डोपिंग की सांद्रता काफी ज़्यादा है, तो अवक्षय परत की चौड़ाई काफी कम होगी। और तुम खुद बताओ कि ये हमको अच्छे पता है कि अवक्षय परत में इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो परत होती है उसके कारण अवक्षय परत के अंदर-अंदर स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना? पढ़ा था कि अवक्षय परत में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो पतली सी परत होती है उसके कारण अवक्षय परत के अंदर स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। लेकिन तुम बताओ कि इस बार तो अवक्षय परत की चौड़ाई और भी कम है, इसलिए इस बार विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग नहीं और सुपर स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। बताओ अवक्षय परत के कारण, है ना, अवक्षय परत के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? डेल्टा वी upon डेल्टा आर। ये संधारित्र जैसे स्ट्रक्चर है ना, तो बस अवक्षय परत के अंदर, ये अवक्षय परत के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। डेल्टा वी तो अवक्षय परत के अक्रॉस विभवांतर जिसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, और डेल्टा आर होगा अवक्षय परत की चौड़ाई। तो हमको पता है कि बैरियर पोटेंशियल तो बाकी पैरामीटर पे खास डिपेंड नहीं करता है। बैरियर पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है। अगर सिलिकॉन डायोड हो तो 0.7 कांस्टेंट होता है। ये तो हमको पता है।
ये बैरियर पोटेंशियल तो बाकी चीज़ों पे कोई ख़ास निर्भर नहीं करता, बैरियर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। बैरियर पोटेंशियल कांस्टेंट है मतलब इस बार अवक्षय परत के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो अवक्षय परत की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो तुम बताओ इस बार ज़्यादा डोपिंग है ना? इस बार हमने काफ़ी ज़्यादा डोपिंग सांद्रता वाला डायोड लिया है, तो बताओ इसकी अवक्षय परत पतली होगी ना? बस वही बोल सकते हैं। इस बार डोपिंग की सांद्रता काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई कम है ना? बस अवक्षय परत की चौड़ाई d कम होगी, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना कि नॉर्मली तो अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इस बार डोपिंग की सांद्रता ज़्यादा है, या अवक्षय परत पतली है, इसलिए इस बार अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं सुपर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? मतलब ध्यान रखना कि जो नॉर्मल डायोड होता है, उसमें तो अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का होता है। लेकिन ये जो ज़ीनर डायोड है ना? ये जो डायोड है उसमें अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 7 या 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का होता है। ये ध्यान रखना। इस बार अवक्षय परत की चौड़ाई कम है, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से अवक्षय परत का के अंदर का विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग होता है ना? नॉर्मल डायोड से भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? ये पीएन जंक्शन है ना, स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है। अब चलो, अब मान लेते हैं कि इसके साथ हमने बैटरी को रिवर्स बायस में लगाया है ना? हाँ, तो मान लेते हैं कि इस बार इसके साथ बैटरी को रिवर्स बायस में लगाया है। तो तुम बताओ कि अगर बैटरी को रिवर्स बायस में लगाएँगे, तो अब अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की परतों के कारण तो होगा ही, लेकिन अब बैटरी के कारण भी विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा। ये तुम खुद बताओ कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा इससे जुड़ा है, सोच के बताओ कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा इससे जुड़ा और नेगेटिव सिरा इससे जुड़ा है, तो तब बैटरी के कारण भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस से माइनस की ओर इधर की ओर होगा, है ना? तो बस तुम खुद देख कर बताओ कि इस बार अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण तो लेफ्ट दिशा में होगा ही, लेकिन इस बार बैटरी के कारण भी विद्युत क्षेत्र लेफ्ट दिशा में ही होगा। ये तो नई बात नहीं, ये तो हर बार होता है। हर बार रिवर्स बायस में ये होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो परतें हैं, उसके कारण तो विद्युत क्षेत्र लेफ्ट दिशा में था ही बहुत ज़्यादा, लेकिन अब रिवर्स बायस में लगाएँगे तो बैटरी के कारण भी विद्युत क्षेत्र लेफ्ट दिशा में है। इसे ध्यान रखना कि अब अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र और ज़्यादा हो जाएगा, है ना? पहले से ही काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब बैटरी का विद्युत क्षेत्र भी इससे जुड़ जाएगा, इससे अब अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और हम खुद ही सोच सकते हैं कि अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा, तो अब ये विद्युत क्षेत्र अवक्षय परत के अंदर जो सहसंयोजी बंध से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, उन पर भी बल लगाने लगेगा, है ना? नॉर्मली वो संयोजी बेंड तक तो बल जा ही नहीं पाता है, लेकिन ध्यान रखना, इस बार अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ अब अवक्षय परत के अंदर का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, वो अवक्षय परत के अंदर सहसंयोजी बंधों से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, उन पर भी विद्युत बल लगाएगा। ये तुम खुद बताओ कि अवक्षय परत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र लेफ्ट दिशा में है, तो इसके कारण सहसंयोजी बंधों से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल राइट दिशा में लगेगा, और कितना लगेगा? Q इंटू ई इतना लगेगा। ये बल पहले भी लगता था, लेकिन पहले काफी कम था, अब ये बल काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? बस ये ध्यान रखना है ना? ये ध्यान रखना कि अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र पहले से ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर बैटरी को रिवर्स बायस में लगा देंगे, तो बैटरी का विद्युत क्षेत्र भी लेफ्ट दिशा में रहेगा, है ना? मतलब हम बोल सकते हैं कि पहले से ही अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा था, लेकिन बैटरी लगाने के कारण तो अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र और भी बढ़ गया, है ना? उनको अच्छे पता है कि अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अब ये विद्युत क्षेत्र अवक्षय परत के अंदर सहसंयोजी बंध से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, उन पर भी बल लगाएगा। ये विद्युत क्षेत्र लेफ्ट दिशा में है, तो इसके अंदर सहसंयोजी बंधों से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, उस पर विद्युत बल राइट दिशा में लगेगा, और F इक्वल टू QE मतलब E इंटू ई इतना बल राइट दिशा में लगने लगेगा, ठीक है? अब चलो मान लेते हैं कि रिवर्स वोल्टेज थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे रिवर्स वोल्टेज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसा बढ़ाते हैं, तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएँगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र और बढ़ेगा। तो बताओ जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, उन पर भी विद्युत बल और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, है ना? और ध्यान रखना कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते-बढ़ाते 4 वोल्ट या 5 वोल्ट कर देंगे, ये रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पर राइट दिशा में विद्युत बल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये विद्युत बल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण या इस विद्युत बल के कारण बंधे-बंधाए इलेक्ट्रॉन भी टूटने लगेंगे। है ना? तो ये ध्यान रखना तुम अच्छे से। अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएँगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल भी बढ़ेगा। और ध्यान रखना कि रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दिया मतलब 5 वोल्ट या 6 वोल्ट इतना कर दिया, रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दिया तो अवक्षय परत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगा और इतना ज़्यादा लगेगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस विद्युत क्षेत्र के कारण या इस विद्युत बल के कारण सहसंयोजी बंध से बंधे बंधाए इलेक्ट्रॉन है वो भी टूटने लगेंगे। है तो ध्यान रखना कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस विद्युत क्षेत्र के कारण या विद्युत बल के कारण सहसंयोजी बंध से जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है वो भी इस विद्युत क्षेत्र के कारण टूटने लगेंगे देखना। और हमको अच्छे पता है कि बताओ इस विद्युत क्षेत्र के कारण अगर सहसंयोजी बंध से बंधा हुआ एक भी इलेक्ट्रॉन टूट गया तो उस सहसंयोजी बंध में एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाएगी जिसको होल्स बोलेंगे देखना। है ना? और ध्यान रखना कि एक नहीं ऐसे-ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथ-साथ टूटेंगे देखना। तो ये ध्यान रखना। रिवर्स वोल्टेज लगाएँगे तो विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इतना ज़्यादा लगेगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस विद्युत क्षेत्र के कारण या इस विद्युत बल के कारण ये जो सहसंयोजी बंध से जो बंधे बंधाए इलेक्ट्रॉन है वो भी टूटने लगेंगे। ठीक है? और ध्यान रखना एकदम ध्यान रखना कि बहुत लार्ज विद्युत क्षेत्र के कारण सहसंयोजी बंधों से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन टूट जाएँ तो उसको फील्ड आयोनाइज़ेशन बोलते हैं। ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है? तो ध्यान रखना तुम। है ना? बहुत लार्ज विद्युत क्षेत्र के कारण अगर सहसंयोजी बंध से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन भी अगर टूटने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं? फील्ड आयोनाइज़ेशन क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं वो टक्कर के कारण नहीं टूट रहे हैं, बहुत लार्ज विद्युत क्षेत्र के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टूट रहे हैं, इसलिए इसको फील्ड आयोनाइज़ेशन बोलते हैं, ठीक ना? है ना? तो ध्यान रखना डिफरेंस, ध्यान रखना कि जो नॉर्मल डायोड होता है ना? ध्यान रखना। तो अच्छे ध्यान रखना कि जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें डोपिंग की सांद्रता कम मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई ज़्यादा होती है। ठीक है? तो उसमें तो परमाणु काफ़ी दूर-दूर होते हैं। परमाणु काफ़ी दूर-दूर होंगे तो टक्करों का मौका मिल जाएगा, टक्करों के लिए स्पेस मिल जाएगा। इस नॉर्मल डायोड में तो ये नॉर्मल डायोड में तो आयोनाइज़ेशन टक्कर के कारण होता है मतलब इम्पैक्ट आयोनाइज़ेशन होता है, लेकिन इसमें तो डोपिंग की सांद्रता काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो भी परमाणु काफ़ी पास-पास हैं। पास-पास हैं तो टक्करों के कारण आयोनाइज़ेशन की संभावना कम होगी, है ना? वही चीज़ मैंने पिछली क्लास में बताई थी, वही चीज़ यार। जैसे तुम्हारे किसी दोस्त को पत्थर मारना हो, तो अगर दोस्त दूर हो तब तो उसको तुम पत्थर मार सकते हो। लेकिन बताओ दोस्त तुमसे चिपक गया, जैसे इसमें परमाणु बहुत पास-पास हैं। तो बताओ दोस्त अगर तुमसे बिल्कुल चिपक गया तुम पत्थर कैसे मारोगे? तो यहाँ वही होता है यार, कि कम सांद्रता का जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें टक्कर के कारण आयोनाइज़ेशन होता है। लेकिन ये जो डायोड है, उसमें तो डोपिंग की सांद्रता काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें तो आयन काफ़ी पास-पास हैं, तो टक्कर के लिए ज़रूरी दूरी नहीं मिल पाएगी, तो इसमें टक्करें नहीं होंगी। इसमें है ना? टक्कर नहीं होगी उसकी जगह फील्ड आयोनाइज़ेशन होगा। परफेक्ट शब्दों में बोलूँ तो इसमें इम्पैक्ट आयोनाइज़ेशन होने के पहले ही फील्ड आयोनाइज़ेशन हो जाएगा। तो इम्पैक्ट आयोनाइज़ेशन के लिए तो कोई जगह बचेगी ही नहीं। तो इम्पैक्ट आयोनाइज़ेशन जैसे 20 वोल्ट पे हो रहा है, लेकिन फील्ड आयोनाइज़ेशन 5 वोल्ट पे हो रहा है, तो बस फील्ड आयोनाइज़ेशन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना तुम कि डोपिंग की सांद्रता काफ़ी ज़्यादा हो या परमाणु काफ़ी पास-पास हो, तो इम्पैक्ट आयोनाइज़ेशन के पहले ही फील्ड आयोनाइज़ेशन हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि लार्ज विद्युत क्षेत्र के कारण ही इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, टक्करों की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो इस लार्ज विद्युत है ना अवक्षय परत के अंदर जो लार्ज विद्युत क्षेत्र है उसके कारण इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, तो इसको फील्ड आयोनाइजेशन बोलते हैं। और बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो बदले में होल भी उत्पन्न होगा मतलब अब इस अवक्षय परत में है ना, अब इस अवक्षय परत में फील्ड आयोनाइजेशन के कारण काफी सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स उत्पन्न होंगे, है ना? तो उधर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के कारण उत्पन्न हो रहे थे, यहाँ फील्ड आयोनाइजेशन के कारण अवक्षय परत में काफी सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हो जाएंगे, है ना? एक साथ काफी सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हो जाएंगे। अब आगे की कहानी समझते हो कि बताओ अवक्षय परत के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर उत्पन्न हुए हैं, बस अब अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको छोड़ेगा नहीं। तो अवक्षय परत का लैब दिशा वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो होल पर लैब दिशा में बल लगाएगा और ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर राइट दिशा में बल लगाएगा। और हमको पता है कि अवक्षय परत के बल लगाने के कारण जो धारा बहती है उसको ड्रिफ्ट धारा बोलते हैं। तो इस ड्रिफ्ट के कारण अचानक में बहुत सारी धारा बह जाएगी, है ना?
तो बस बोल सकते हैं कि इस फील्ड आयोनाइजेशन के कारण अवक्षय परत के अंदर एक साथ काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे। फिर अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र होल पर लेफ्ट दिशा में और इलेक्ट्रॉन पर राइट दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, तो उसके कारण बताओ अचानक में काफ़ी सारी धारा इस दिशा में बह जाएगी जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस ड्रिफ्ट करंट के कारण अचानक में काफ़ी सारी धारा इस लेफ्ट दिशा में बहने लगेगी। ठीक है? और ध्यान रखना कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ज़ीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। है तो ये जो प्रोसेस होता है उसको ज़ीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बताओ एवलांच ब्रेकडाउन में तो बहुत सारी टक्करें होती थी, है ना? और टक्करों के कारण बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती थी, मतलब डायोड परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन ये जो ज़ीनर ब्रेकडाउन है, सॉरी जो है ना, जो ज़ीनर ब्रेकडाउन है उसमें तो टक्करें होती नहीं है, फील्ड आयोनाइज़ेशन होता है। इसमें कोई ज़्यादा टक्करें नहीं होती हैं। इससे डायोड का ताप कोई ख़ास नहीं बढ़ेगा, मतलब इसमें ब्रेकडाउन होने के बाद भी डायोड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद भी डायोड सलामत रहेगा, ठीक है? और जब वापस हम विद्युत क्षेत्र काफ़ी कम कर देंगे तो वापस जो बंध टूटे थे वो वापस बन जाएँगे, ठीक है? बस अ, एवलांच ब्रेकडाउन में डायोड परमानेंटली बर मतलब जल जाता है, लेकिन ज़ीनर ब्रेकडाउन में डायोड परमानेंटली जलता नहीं है, ये सलामत। हाँ बच्चों, ठीक है, तो ये ज़ीनर ब्रेकडाउन की भी मैकेनिज़्म पूरी बता दी, ठीक है? अब इसकी जो थ्योरी है वो मैंने बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट शब्दों में लिखी है ताकि तुमको प्रॉब्लम नहीं हो। मैं थ्योरी के लिए पेज चेंज कर रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना। तो ये ज़ीनर ब्रेकडाउन की थ्योरी का पहला पेज, ठीक है? थ्योरी का दूसरा पेज, ये थ्योरी का तीसरा पेज है। है ना? और देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक जेईई 2000, ठीक, जेईई मेंस 2019 या 20 में इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि एवेलेंच ब्रेकडाउन और ज़ीनर ब्रेकडाउन में कौन सा आयोनाइजेशन होता है? तो उसका आंसर है कि एवेलेंच ब्रेकडाउन में तो टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन टूटते हैं जिसको इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ज़ीनर ब्रेकडाउन में इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हो उसके पहले ही फील्ड आयोनाइजेशन हो जाता है, तो फिर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की बात ही नहीं आती है। तो जो ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है उसके अंदर इम्पैक्ट नहीं, फील्ड आयोनाइजेशन होता है, उसमें टक्कर के कारण नहीं, लार्ज विद्युत क्षेत्र के कारण बंध टूटते हैं, ठीक? ये मैंने सारा थ्योरी यहाँ तुमको दे दी है। अब लास्ट में एक बार एवेलांच ब्रेकडाउन और ज़ीनर ब्रेकडाउन का कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि कंपैरेटिवली याद हो जाए, ठीक है? फटाफट एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। ये तो चलो पहला डिफरेंस हमको अच्छे पता है कि जो एवेलांच ब्रेकडाउन होता है वो तो नॉर्मल डायोड में होता है जिसमें डोपिंग की सांद्रता कम होती है, मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, तो उसमें एवेलांच ब्रेकडाउन होता है। और ज़ीनर ब्रेकडाउन नॉर्मल डायोड में नहीं होता, एबनॉर्मल डायोड में होता है। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन ऐसे एबनॉर्मल डायोड में होता है जिसमें डोपिंग की सांद्रता काफी ज्यादा हो, मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई काफी कम हो, तो ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है, ठीक। दूसरा एक और चीज़ बताई थी कि एवेलांच ब्रेकडाउन नॉर्मली बहुत लार्ज रिवर्स वोल्टेज पे होता है, मतलब अगर रिवर्स वोल्टेज 20 वोल्ट या 30 वोल्ट इतना ज़्यादा करेंगे तब कहीं जाकर के एवेलांच ब्रेकडाउन होता है। लेकिन ज़ीनर ब्रेकडाउन है वो काफ़ी कम रिवर्स वोल्टेज पे हो जाता है। ठीक है ना? 5 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसे काफ़ी कम रिवर्स वोल्टेज पे ही ज़ीनर ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एवेलांच ब्रेकडाउन में जो बंध टूटते हैं वो इलेक्ट्रॉन की टक्करों के कारण टूटते हैं जिसको इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ज़ीनर डायोड में, है ना, ज़ीनर डायोड में इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होने से पहले ही फील्ड आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ज़ीनर ब्रेकडाउन में जो बंध टूटते हैं वो टक्करों के कारण है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के कारण नहीं। इसमें जो बंध टूटते हैं वो लार्ज विद्युत क्षेत्र के कारण टूटते हैं, मतलब फील्ड आयोनाइजेशन के कारण टूटते हैं। और सबसे प्रैक्टिकल चीज़ लास्ट डिफरेंस तो हमको पता है कि एवेलांच ब्रेकडाउन के बाद जो डायोड है वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? मतलब पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन ज़ीनर ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन होने के बाद भी डायोड डिस्ट्रॉय नष्ट नहीं होता है, ब्रेकडाउन के बाद भी डायोड सलामत रहता है, ठीक है? ये चीज़ें बता दी, है ना? पे एनसीईआरटी में तो इतना सारा नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन इसके बार-बार पूछे जाते हैं, है ना? एग्ज़ाम में भी पूछे गए, नीट और जेईई मेंस में भी पूछे गए और अपनी शीट में भी कुछ-कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो, तो ये सारा मैंने बता दिया। हाँ, बच्चों देखो, हमने अभी एवेलांच और ज़ीनर ब्रेकडाउन को पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया, ठीक है ना? और इसके क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में ही कर लिए थे। ये तो ये
ज़ीनर ब्रेकडाउन और ये सारे हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अब इसमें अगला टॉपिक होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इसको दूसरे शब्दों में फोटोवोल्टिक डिवाइस बोलते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है कि ऐसे डिवाइस मतलब ऐसे उपकरण जिसमें ऑप्टिक्स का भी यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज होता है, उसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना। ऐसे उपकरण मतलब ऐसे डिवाइस जिसमें ऑप्टिक्स का भी यूज होता है और ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश का भी यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज होता हो, इस टाइप के उपकरण को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फोटोवोल्टिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है? ये और ध्यान रखना कि अपने इस 12th या जेईई मेंस लेवल पर अपने सिलेबस में 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। ठीक है? अपने सिलेबस में हमको 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ने हैं। एक तो होता है फोटो डायोड जिसको फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा होता है सोलर सेल जिसको सौर सेल बोलते हैं, है ना? और तीसरा होता है लाइट एमिटिंग डायोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलईडी बोलते हैं। ये हिंदी में इसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड ये बोलते हैं। ठीक है? तो हम तीनों टाइप की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पढ़ेंगे। ठीक है तो बच्चों देखो हम तीनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं कि तीनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं और प्रैक्टिकली किस काम में आते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। है ना? होता ये है कि एक्चुअली तुम देखोगे कि तीनों की थ्योरी काफी कुछ मिलती जुलती है, तो जब एग्जाम आता है उसमें सब मिक्स हो जाते हैं और खिचड़ी बन जाती है। ठीक है? इसलिए इन तीनों को अलग अलग याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो इनका डिटेल देखने के पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि तीनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली किस काम में आते हैं वो देखते हैं। चलो सबसे पहले फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर को देखते हैं। ठीक है? तो अच्छे ध्यान रखना कि जो फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर है वो प्रकाश की तीव्रता को मापने के यूज में आता है। ये तो ध्यान रखना कि किसी भी प्रकाश की तीव्रता मापनी है तो उसके लिए फोटो डिटेक्टर का यूज करते हैं ना। फोटो डिटेक्टर प्रकाश को डिटेक्ट करने के लिए मतलब प्रकाश की तीव्रता मापने के यूज में आता है। ठीक। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है वो देखते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज एक तो सीडी ड्राइव में होता है। ठीक है ना? सीडी ड्राइव में वही सीडी से भी विशिष्ट तरह का प्रकाश निकलता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए फोटो डायोड का यूज होता है। उसके बाद टीवी, ठीक, टीवी का जो रिमोट होता है, ठीक, रिमोट से इंफ्रारेड सिग्नल टीवी तक पहुंचते हैं ना, तो ध्यान रखना कि टीवी रिमोट का जो रिसीवर होता है, जो रिमोट के सिग्नल को कैच करता है, वहां भी फोटो डिटेक्टर लगा होता है ना? ध्यान रखना कि टीवी का जो रिमोट है, उस रिमोट को अगर टीवी के रिमोट को दबाते हैं तो इस रिमोट से अवरक्त प्रकाश की किरणें निकलती हैं और जो टेलीविजन होता है उसमें उस अवरक्त प्रकाश की किरणों को डिटेक्ट करने का फोटो डिटेक्टर लगा होता है जिसको रिसीवर बोलते हैं। तो रिमोट का जो रिसीवर होता है जो टेलीविजन में लगा होता है उसके अंदर भी फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर ही होता है। ठीक। उसके बाद सीटी स्कैन, जैसे किसी हड्डी में कोई गहरा फ्रैक्चर है यानी उसको देखने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। तो जो सीटी स्कैन होता है उसके अंदर भी फोटो डिटेक्टर का यूज होता है। ठीक। वीडियो कैमरे में भी इसका यूज होता है और बैंक में जो करेंसी नोट, ये करेंसी नोट को गिनने की जो मशीन होती है उसमें भी फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर का यूज होता है। ठीक है? इतने सारे बता दिए, लेकिन अल्टीमेटली जो फोटो डिटेक्टर है वो प्रकाश को डिटेक्ट करता है, मतलब प्रकाश की तीव्रता को मापने के यूज में आता है। चलो अब हम दूसरा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं। तो दूसरा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सोलर सेल, या इसको हिंदी में सौर सेल बोलते हैं। इतनी हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो दूसरा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सोलर सेल, और ये तो कोई छोटा-छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक है ना? हर कोई बच्चा भी जानता है कि जो सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के काम में आता है ना? कोई घरों के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं, तुमने देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो हमारे रेजोनेंस में भी काफी सारे सोलर पैनल लगे हैं जिसमें सोलर सेल का यूज होता है। ठीक है? ये तो ध्यान रखना तुम। ये सोलर सेल क्या करता है? ये सोलर सेल
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बोले तो एक्चुअली जो सौर ऊर्जा होती है वो बिखरी होती है, मतलब लो ग्रेड की ऊर्जा होती है, मतलब घटिया स्तर की ऊर्जा होती है। और जो विद्युत ऊर्जा होती है वो हाई ग्रेड की ऊर्जा होती है, मतलब उच्च स्तर की ऊर्जा होती है। तो बस ध्यान रखना कि सोलर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब एक लो ग्रेड ऊर्जा को हाई ग्रेड ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना, ये तो हम सभी को पता है कि अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसके अंदर भी सोलर सेल ही लगे होते हैं। और रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए रेजोनेंस में भी काफी सारे सोलर पैनल लगाए हैं, उसमें भी सोलर सेल ही लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखो जो कृत्रिम उपग्रह होता है वहां भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है ना। तो कृत्रिम उपग्रह में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम उपग्रह में भी सोलर सेल लगे होते हैं। ऐसा थोड़ी कि कृत्रिम उपग्रह में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो अपने कोटा से इलेक्ट्रिसिटी उपग्रह तक जाएगी या उपग्रह तक कोई जनरेटर भेजेंगे। ध्यान रखना कि कृत्रिम उपग्रह में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो कृत्रिम उपग्रह में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए उपग्रह में भी सोलर सेल लगाए जाते हैं। है ना? बस एक ही अंतर है कि अपने घरों में जो सोलर सेल होते हैं वो सस्ते होते हैं लेकिन उनकी दक्षता कम होती है। और कृत्रिम उपग्रह में हमको बहुत ज़्यादा दक्षता चाहिए। तो उसके लिए ऐसे सोलर सेल लगाते हैं जो भले ही महँगे हो लेकिन दक्षता काफ़ी ज़्यादा होती है। है ना? चलो ये तो दोनों में अंतर ध्यान रखना कि जो फोटो डिटेक्टर है वो तो केवल प्रकाश को डिटेक्ट करता है, मतलब तीव्रता मापता है। लेकिन ये जो सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है सौर ऊर्जा से। ठीक। चलो, अब तीसरा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो ध्यान रखना है कि फोटो डायोड और सोलर सेल तो भाई भाई है। ठीक है। ये लेकिन ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ये जिसको सिंपल शब्दों में एलईडी बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं ना। तो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी होता है, वो फोटो डायोड और सोलर सेल का उल्टा होता है। ये तो सोलर सेल तो क्या करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये जो एलईडी है वो उल्टा काम करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है, मतलब विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखना, ऐसे याद रखना कि फोटो डायोड और सोलर सेल तो भाई भाई है ना। लेकिन जो एलईडी है उनका उल्टा है। तो ध्यान रखना कि सोलर सेल तो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, लेकिन एलईडी उल्टा काम करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है, मतलब विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। तो जो एलईडी होता है वो विद्युत को प्रकाश में, मतलब लाइट को, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक। अब एलईडी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना। ठीक, इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन तो ये है यार, क्योंकि देखो तुमने देखा होगा कि ये इलेक्ट्रिशियन लोग किसी वायर में धारा बह रही है नहीं बह रही है, उसको चेक करने के लिए एक टेस्टर लगाते हैं, तुमने देखा होगा। है ना? ऐसा होता है कुछ, कोई कि किसी वायर में धारा बह रही है या नहीं बह रही है, उसको चेक करने के लिए वो टेस्टर का यूज करते हैं। ठीक, ध्यान रखना कि अगर उस वायर में धारा बह रही है तो इस टेस्टर की बत्ती जल जाती है, तो उससे पता चलता है कि उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। और अगर नहीं बह रही होगी तो टेस्टर की बत्ती नहीं जलती है, तो समझ जाते हैं कि वो वायर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह रही है, उसको छुआ जा सकता है। ठीक है? तो ध्यान रखना कि किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है या नहीं बह रही है, उसको चेक करने के लिए ये इलेक्ट्रिशियन लोग टेस्टर का यूज करते हैं। तो जो टेस्टर होता है उसमें भी जो बत्ती होती है वो एलईडी की होती है। ठीक है ना? अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है तो ये जो टेस्टर या जो एलईडी हो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ले लेगी और उससे उसकी बत्ती जल जाएगी, तो पता चलेगा कि उसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक। बस इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए जो टेस्टर जो यूज करते हैं उसमें भी एलईडी लगा होता है, लाइट एमिटिंग डायोड लगा होता है। ठीक। उसके बाद अपने जो स्मार्टफ़ोन है, टेलीविज़न है, कैलकुलेटर है, लिफ्ट है, उसपे भी डिस्प्ले होता है ना, देखना। रेज़ोनेंस की लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस सब के लिए एक रेड कलर का डिस्प्ले होता है। तो ध्यान रखना कि स्मार्टफ़ोन, टेलीविज़न, लिफ्ट, कैलकुलेटर, उसमें जो डिस्प्ले होता है, ठीक है? उस डिस्प्ले में भी एलईडी का यूज़ होता है। ठीक है ना? और ध्यान रखना तुम अच्छे ध्यान रखना कि
ये 2012 तक, ये ध्यान रखना कि 2012 तक तो एलईडी का काफ़ी गलत बोल गया 2011 है सॉरी। हुँ, तो 2010 या 2011 तक तो एलईडी के बहुत कॉमन यूज़ होते थे। एक तो टेस्टर में यूज़ होता था, डिस्प्ले इनमें यूज़ होता था। लेकिन ध्यान रखना कि एक जापानीज़ साइंटिस्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हुँ, हाँ, एक जापानीज़ साइंटिस्ट था शोजी नाकामुरा। ये मैं नाम भी लिख दूँगा एलईडी में, ठीक है? तो इस जापानीज़ साइंटिस्ट ने व्हाइट एलईडी बनाई मतलब उस जापानीज़ साइंटिस्ट ने ऐसी एलईडी बनाई जो श्वेत प्रकाश निकालती थी। ये तो ध्यान रखना कि पहले तो एलईडी के छोटे-छोटे यूज़ होते थे। टेस्टर और ऐसे में यूज़ होते थे लेकिन इस जापानी साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऐसी एलईडी बनाई जो श्वेत प्रकाश निकालती थी। ठीक है? और ध्यान रखना कि इसने जापानी साइंटिस्ट ने ऐसी एलईडी बनाई जो श्वेत प्रकाश निकालती थी। तो बस उसके पहले मतलब 2011 के पहले तो ट्यूब लाइट और सीएफएल यही चलते थे लेकिन 2011 के बाद इस जापानी साइंटिस्ट ने जब व्हाइट लाइट निकालने वाली एलईडी की खोज की उसके बाद अपने घरों में ट्यूब लाइट सीएफएल उन सब की जगह एलईडी लाइट का यूज़ होता है, ठीक है? ये तो आजकल घरों में जो एलईडी बल्ब होते हैं, जो काफ़ी कम बिजली खर्च करते हैं, उसमें भी एलईडी का यूज़ होता है, लेकिन वो ऐसी एलईडी होती है जो एकवर्णी प्रकाश नहीं, व्हाइट लाइट बना निकालती है, ठीक है? ये कैसे होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तीनों को शॉर्ट में पढ़ लिया तो ध्यान रखना कि ये तीनों के कांसेप्ट लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो मिक्स नहीं हो जाए उसके लिए मैंने तीनों की पहचान तुमसे करा दी। ठीक है? तो बस हमको कंपैरेटिव याद रखना है कि जो फोटो डायोड है, फोटो डिटेक्टर वो तो प्रकाश को केवल डिटेक्ट करता है, मतलब प्रकाश की तीव्रता को मापता है। उसके बाद जो सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और जो एलईडी होती है वो उल्टा काम करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करती है, ठीक? तो ये तीनों के अ, बेसिक तीनों के बेसिक यूज़ क्या होते हैं वो देख लिया मतलब तीनों के बेसिक कांसेप्ट पढ़ लिए। अब तीनों को हम डिटेल में स्टडी हाँ, बच्चों देखो तीनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमने बहुत शॉर्ट में तो देख लिया, अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो फोटो डायोड है वो ये जो फोटो डिटेक्टर है वो प्रकाश को डिटेक्ट करता है मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता मापने के यूज़ में आता है। तो चलो एक बार देखते हैं कि ये फोटो डायोड कैसे काम करता है मतलब ये आपतित प्रकाश की तीव्रता का अनुमान कैसे लगाता है वो देखते हैं, ठीक है? ठीक है, तुम अच्छे ध्यान रखना कि फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड कोई अजीब चीज़ नहीं होती है, वो बिल्कुल सिंपल सिलिकॉन का नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है? तो ध्यान रखना तुम कि फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड कोई अजीब नहीं होता है, बस ये सिंपल है ना? सिंपल सिलिकॉन से बना नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये फोटो डायोड कोई सिलिकॉन से बना नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि इस फोटो डायोड में इस डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, है ना? रिवर्स बायस में क्यों लगाते हैं उसको मैं 1-2 पेज के आगे बताऊँगा, ठीक? राइट टाइम बताऊँगा। अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना कि जो फोटो डायोड होता है वो सिलिकॉन से बना बिल्कुल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि इस डायोड को बैटरी के साथ रिवर्स बायस में लगाते हैं, है ना? और हमको अच्छे पता है कि रिवर्स बायस में धारा बिल्कुल न के बराबर होगी मतलब रिवर्स बायस में धारा बहुत ही कम होती है, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं और वो बहुत ही कम होती है मतलब माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। ये तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये नॉर्मल टाइप का सिलिकॉन का डायोड होता है, सबसे मेन चीज़ है कि इसको बैटरी के साथ रिवर्स बायस में लगाते हैं और हमको अच्छे पता है कि रिवर्स बायस में लगाएँगे तो धारा बहुत ही कम होगी, नगण्य होगी। तो रिवर्स बायस में लगाएँगे तो शुरू में धारा बहुत ही कम होगी, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी, ठीक है ना? और रिवर्स बायस में लगाते हैं धारा बहुत ही कम होती है जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। वो बहुत कम होती है मतलब माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, ठीक है? तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है? अब देखो, अब जिस प्रकाश की तीव्रता को मापना है ना? तो जिस प्रकाश की तीव्रता को मापना उस प्रकाश को इस डायोड पे गिराते हैं मतलब डायोड की अवक्षय परत पर गिराते हैं।
है ना? जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकाश की तीव्रता को हमको मापना है ना, तो बस जिस प्रकाश की जिस प्रकार की प्रकाश की तीव्रता को मापना है, उस प्रकाश को इस डायोड पर गिराते हैं, मतलब डायोड की अवक्षय परत पर गिराते हैं, ठीक है? और चलो तुम खुद बताओ कि डायोड की अवक्षय परत पर प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, है ना? हम समझते हैं कि डायोड की अवक्षय परत पर प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, जहाँ एक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होगी, है ना? और चलो तुम सोच के बताओ, फिर सोच के बताओ कि फोटोन किसी न किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पर तो गिरेगा ही। ये तो फोटोन संयोजी बैंड में किसी न किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पर तो गिरेगा ही। और तुम सोच के बताओ कि बताओ इस गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से भी ज्यादा हो, तो इस फोटोन की ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चलन बैंड में पहुंच जाएगा। है ना? बोल सकते हैं यार कि डायोड पर प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब फोटोन गिरा रहे हैं, और हम कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि फोटोन किसी न किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पर तो गिरेगा ही। नहीं तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ, अगर गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से भी ज्यादा हो, तो बताओ अब इस फोटोन की ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप कर सकता है। और बताओ, है ना? फोटोन की ऊर्जा लेकर के अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप कर गया, तो संयोजी बैंड या सहसंयोजी बंध में वहां एक वैकेंसी रह जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा लेकर के अगर एक भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप किया, तो संयोजी बैंड में पीछे वैकेंसी या होल रह जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तो साथ में संयोजी बैंड में होल भी उत्पन्न होगा, है ना? और ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रकाश या फोटोन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो बस ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हो रहे हैं उसको फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर बोलते हैं, या हिंदी में फोटो जनित आवेश वाहक बोलते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना कि जिस प्रकाश को मापते हैं उसको डायोड की अवक्षय परत पर गिराते हैं। अगर फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा हुई, तो इस फोटोन की ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाएगा, तो संयोजी बैंड में वैकेंसी रह जाएगी, मतलब होल उत्पन्न होगा। और ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो प्रकाश या फोटोन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इनको फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर बोलेंगे। और तुम बताओ कि है ना? तुम बताओ कि अवक्षय परत के अंदर अगर ये फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न हुए, तो उसके कारण रिवर्स धारा बढ़ जाएगी। तुम बताओ यार, सोच के बताओ कि नॉर्मली तो जो रिवर्स धारा है वो केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही उत्पन्न होती है ना? नॉर्मली तो रिवर्स धारा केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण उत्पन्न होती है, जिनकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन प्रकाश गिराएंगे तो अब अवक्षय परत में फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर भी उत्पन्न होंगे ना, और फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, मतलब अवक्षय परत में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे, तो उसके कारण रिवर्स धारा बढ़ जाएगी। ये मतलब जब प्रकाश नहीं गिराया था तो रिवर्स धारा कम थी, और अगर प्रकाश गिराएंगे तो रिवर्स धारा बढ़ जाएगी। और हम बोल सकते हैं कि रिवर्स धारा में जो वृद्धि हुई, है ना? बोल सकते हैं कि रिवर्स धारा में जो वृद्धि होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, है ना? चलो तुम सोच के बताओ, ये तुम सोच के बताओ कि आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता ज्यादा हो, है ना? कोई तो आपतित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो तो फोटोन की संख्या भी ज्यादा होगी, है ना? पढ़ा है हमने मॉडर्न फिजिक्स में। तो हम बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो तो फोटोन ज्यादा दर से गिरेंगे, ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज्यादा फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, तो रिवर्स धारा में वृद्धि भी ज्यादा होगी। और अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता कम हो तो कम फोटोन गिरेंगे, तो कम फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, तो रिवर्स धारा में वृद्धि भी कम होगी। तो ध्यान रखना कि रिवर्स धारा नहीं, रिवर्स धारा में जो वृद्धि होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। एग्जैक्टली समानुपाती तो नहीं होगी, लेकिन निर्भर करेगी। एग्जैक्ट ग्राफ कैसा है वो आगे की बुक में दिया होता है। एग्जैक्ट ग्राफ इस टाइप का आता है, मतलब आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो रिवर्स धारा में आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो रिवर्स धारा के साथ इस टाइप चेंज करती है। एग्जैक्टली तो समानुपाती नहीं होती है, लेकिन निर्भर करती है, ठीक है? तो बस ये हमने फोटो डिटेक्टर का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया।
ये फोटो डिटेक्टर का पूरा कांसेप्ट पढ़ लिया। अब इसके कांसेप्ट को जस्ट 1 मिनट में सारे इसके कांसेप्ट को 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज़ कर लेता हूँ, देख लेना, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये फोटो डायोड है, फोटो डिटेक्टर आपतित प्रकाश को डिटेक्ट करता है, मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता को मापता है। कैसे मापता है वो हमने देखा। तो ध्यान रखना कि फोटो डायोड कोई खतरनाक नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि इस डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, ठीक है? तो हमको अच्छे पता है कि बताओ डायोड को रिवर्स बायस में लगाएँगे तो धारा बहुत ही कम होगी, है ना? हमको पता है कि डायोड को रिवर्स बायस में लगाएँगे तो शुरू में तो धारा बहुत ही कम होगी, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है? लेकिन रिवर्स बायस में लगाएँगे तो धारा बहुत ही कम होगी, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी। तो यहाँ तक तो हमने कई बार पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं कि जिस प्रकाश को मापना है उसको डायोड पर गिराते हैं, मतलब डायोड की अवक्षय परत पर गिराते हैं। ठीक है? तो वही कि जिस प्रकाश की तीव्रता को मापना है उसको डायोड पे गिराते हैं, मतलब डायोड की अवक्षय परत पे गिराते हैं। तो तुम बताओ कि डायोड की अवक्षय परत पर प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। और तुम है ना लॉजिकली सोच सकते हैं कि बताओ इन फोटोन की ऊर्जा अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल से भी ज्यादा हो, सोच सकते हैं ना, गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से भी ज्यादा हो, तो इतनी सारी ऊर्जा लेकर के अब संयोजी बैंड के काफी सारे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जंप कर जाएंगे। तो ध्यान रखना कि पहले जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप करते थे वो तापी ऊर्जा का यूज करके जंप करते थे, है ना? और तापी ऊर्जा काफी कम होती है, इससे बहुत कम ही बहादुर इलेक्ट्रॉन जंप कर पाते थे, ठीक है? तो ध्यान रखना कि पहले जो इलेक्ट्रॉन जंप करते थे वो तापी ऊर्जा से जंप करते थे, लेकिन इस बार फोटोन के कारण भी जंप करेंगे। ये बोल सकते हैं कि जिस प्रकाश को मापना है उसको अवक्षय परत पर गिराते हैं। तो बस इसकी अवक्षय परत पर प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब फोटोन गिरा रहे हैं। ये फोटोन किसी न किसी इलेक्ट्रॉन पर तो गिरेगा ही ना। और बोल सकते हैं इस आपतित फोटोन की ऊर्जा अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा हो, तो इतनी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करके काफ़ी सारे अन्य इलेक्ट्रॉन भी संयोजी बैंड से जंप करके चालन बैंड में पहुँच जाएँगे। एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में पहुँचा, तो संयोजी बैंड या सहसंयोजी बंध में वहाँ एक वैकेंसी रह जाएगी, जिसको होल्स बोलेंगे। बस जितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उतने ही होल्स भी उत्पन्न होंगे, मतलब प्रकाश या फोटोन के कारण कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे। ध्यान रखना कि पहले जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते थे वो तापी ऊर्जा के कारण थे, जो बहुत कम थे, लेकिन अब प्रकाश या फोटोन के कारण कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे, मतलब अतिरिक्त आवेश वाहक उत्पन्न होंगे। और ध्यान रखना कि प्रकाश या फोटोन के कारण जो अतिरिक्त आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं उसको फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर या फोटो जनित आवेश वाहक बोलते हैं। और बस तुम बताओ कि अवक्षय परत में, है ना, बताओ अवक्षय परत में अतिरिक्त आवेश वाहक उत्पन्न हुए या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हुए, तो उसके कारण रिवर्स धारा बढ़ जाएगी, है ना? पहले रिवर्स धारा बहुत कम थी, लेकिन प्रकाश गिराने के कारण अवक्षय परत के अंदर कुछ अतिरिक्त फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न हुए, तो उसके कारण रिवर्स धारा बढ़ जाएगी। और हम बोल सकते हैं कि रिवर्स धारा में जो वृद्धि होगी, है ना, बोल सकते हैं कि रिवर्स धारा में जो वृद्धि होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। ये तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं, है ना? लॉजिकली बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा हो तो ज़्यादा फोटॉन गिरेंगे, ज़्यादा फोटॉन गिरेंगे तो ज़्यादा फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, तो रिवर्स धारा में वृद्धि भी ज़्यादा होगी। और अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता कम है तो कम फोटॉन गिरेंगे, कम फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, तो रिवर्स धारा में वृद्धि भी कम होगी। ठीक है? बस चलो पहले केस में I1 तीव्रता का प्रकाश गिराते हैं तब ग्राफ ऐसा आ रहा है ना? मान लेते हैं कि पहले हम कम तीव्रता का प्रकाश गिरा रहे हैं, तो कम फोटॉन गिरेंगे, कम फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, तो रिवर्स धारा में वृद्धि भी कम होगी, नहीं? हाँ, है ना? अब अगले केस में हम थोड़ा-सा ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश गिराते हैं, तो ज़्यादा फोटॉन गिरेंगे, ज़्यादा फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, तो रिवर्स धारा में वृद्धि ज़्यादा होगी। और तीसरे केस में हम और ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश गिराते हैं, तो और ज़्यादा फोटॉन गिरेंगे, और ज़्यादा फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, तो रिवर्स धारा में वृद्धि और ज़्यादा होगी। बस हमको पूछता है कि I1, I2, I3 इनका क्रम क्या होगा वो देखना है। तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि इस केस में रिवर्स धारा में वृद्धि कम हो रही है, तो I1 तीव्रता कम होगी। इसमें रिवर्स धारा में वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो I2 तीव्रता ज़्यादा। और थर्ड केस में रिवर्स धारा में वृद्धि सबसे ज़्यादा है, तो थर्ड तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, है ना? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि फोटो डायोड, है ना, ध्यान रखना कि फोटो डिटेक्टर
उसी प्रकाश को माप सकता है जिसके फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा हो, उसी प्रकाश को माप सकता है ना? तुम बताओ कि जिस प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा है, वही फोटोन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाएंगे, मतलब वही अतिरिक्त फोटोजेनेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न कर पाएंगे ना, तभी रिवर्स धारा में वृद्धि होगी। लेकिन तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि अगर गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से भी कम हो, है ना, सोच के बताओ कि गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल से भी कम हो, तो अब इस फोटोन की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड तक जंप नहीं कर पाएंगे। ये तो लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से भी कम हो, तो बताओ अब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड तक एक्साइट नहीं कर पाएंगे, तो कोई अतिरिक्त फोटो जेनेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न नहीं होंगे, मतलब रिवर्स धारा में वृद्धि भी नहीं होगी, तो उस प्रकाश को ये फोटो डिटेक्टर नहीं माप सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि फोटो डिटेक्टर उसी प्रकाश को डिटेक्ट कर सकता है जिसके फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा हो। अगर फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से भी कम हो, तो फिर कोई फोटो जेनेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न नहीं होंगे, मतलब अब ये फोटो डिटेक्टर इसकी तीव्रता को माप नहीं पाएगा। ये सारा बता दिया। अब देखो, अब बच्चों के दिमाग में एक छोटा कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो बच्चों के दिमाग में एक छोटा कंफ्यूजन होता है कि फोटो डायोड, सॉरी, के दिमाग में कंफ्यूज होता है कि फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर के लिए इस डायोड को रिवर्स बायस में क्यों लगाया, फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं लगाया, ये दिमाग में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो उसको भी हम अब राइट टाइम में अब इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो तुम जैसे मान लेते हैं कि इस फोटो डिटेक्टर को किसी मूर्ख इंसान ने फॉरवर्ड बायस में लगा दिया। ये तो हमको अच्छे पता है कि फॉरवर्ड बायस में तो धारा पहले से ही काफी ज्यादा होती है, जैसे 10 मिली एम्पियर मान लेते हैं, है, तो ध्यान रखना कि किसी मूर्ख इंसान ने इस फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाया, तो हमको पता है कि फॉरवर्ड बायस में तो धारा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, तो बताओ प्रकाश गिराने के कारण धारा में जो अल्प वृद्धि है हमको क्लियरली नहीं दिखेगी। जैसे मान लेते हैं कि हमको पता है कि फॉरवर्ड बायस में धारा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि 10 मिली एम्पियर है। अब बताओ प्रकाश गिराने के कारण धारा में 0.1 मिली एम्पियर जितनी वृद्धि हो गई, तो फाइनली धारा कितनी हो जाएगी, 10.1 मिली एम्पियर। बस साफ साफ देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में धारा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, तो बताओ प्रकाश गिराने के कारण धारा में जो अल्प वृद्धि है वो क्लियरली नहीं दिखेगी। पहले धारा 10 एम्प ये पहले धारा 10 मिली एम्पियर दिखती थी और अब 10.1 मिली एम्पियर दिखेगी, मतलब ये धारा में, है ना, कोई प्रकाश गिराने के कारण धारा में जो अल्प वृद्धि हमको क्लियरली नहीं दिखती है, क्योंकि इसमें परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल होता है। इसमें अगर देखोगे तो परसेंटेज चेंज केवल 1% ही होगा, मतलब धारा केवल 1% ही बढ़ेगी और इतना अल्प प्रतिशत परिवर्तन क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे, तो फॉरवर्ड बायस में धारा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, तो प्रकाश गिराने के कारण धारा में जो अल्प वृद्धि हमको क्लियरली नहीं दिखेगी, क्योंकि परसेंटेज चेंज बहुत ही स्मॉल होगा। लेकिन रिवर्स बायस में देखना, है ना, रिवर्स बायस में देखना, तो हम सभी को पता है कि रिवर्स बायस में तो धारा पहले से ही बहुत कम होती है ना, तो हमको पता है अच्छे से, ये हमको पता है कि रिवर्स बायस में धारा पहले से ही बहुत कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि रिवर्स बायस में धारा 10 माइक्रो एम्पियर है, फिर ध्यान रखना कि रिवर्स बायस में धारा पहले से ही बहुत कम होती है, तो बताओ अब प्रकाश गिराने के कारण धारा में जो अल्प परिवर्तन है उनको क्लियरली दिखेगा। जैसे रिवर्स बायस की बात करते हैं, तो हमको होता है रिवर्स बायस में धारा पहले से ही बहुत कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि धारा 10 माइक्रो एम्पियर है, अब प्रकाश गिराने के कारण इस बार भी धारा में वृद्धि 0.1 मिली एम्पियर हो गई, लेकिन इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 माइक्रो एम्पियर होगी। बस तुम बताओ कि पहले धारा 10 माइक्रो एम्पियर थी और प्रकाश गिराने के कारण धारा में वृद्धि 0.1 मिली एम्पियर है, मतलब 100 माइक्रो एम्पियर है, तो फाइनली धारा कितनी हो जाएगी, 110 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी। तुम बताओ कि पहले धारा 10 माइक्रो एम्पियर थी और लास्ट में 110 माइक्रो एम्पियर हो गई, मतलब अब धारा में प्रतिशत परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा, 1000% होगा, है ना? तो इस बार धारा में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो काफी ज्यादा होगा, इसलिए धारा में परिवर्तन हमको क्लियरली दिखेगा। फिर बस इसका किताबी आंसर यही है कि फॉरवर्ड बायस में धारा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, तो प्रकाश गिराने के कारण धारा में अल्प परिवर्तन हमको क्लियरली
मैंने लिख भी दिया है, चिंता मत करना, कोई भी हवा में नहीं बोलूँगा, है ना? तो ध्यान रखना, मैंने लिख भी दिया है कि फॉरवर्ड बायस में धारा पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना? इसलिए प्रकाश गिराने के कारण धारा में जो अल्प परिवर्तन है हमको क्लियरली नहीं दिखता है क्योंकि परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल होता है। लेकिन रिवर्स बायस में धारा पहले से ही बहुत कम होती है। इसलिए प्रकाश गिराने के कारण धारा में जो अल्प वृद्धि हमको क्लियरली दिखेगी, इसमें परसेंटेज चेंज काफ़ी ज़्यादा होगा इसलिए हमको क्लियरली दिखेगा। इसीलिए फोटो डायोड में डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, ठीक है? ये मैंने इसके सारे कांसेप्ट बता दिए। अब इसकी थ्योरी को मैंने बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में लिखा हुआ है, तो तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना, ठीक है? तो ये फोटो डायोड की थ्योरी का पहला पेज, फिर इसकी थ्योरी का दूसरा पेज, ये ग्राफ प्रैक्टिकली देखा गया है, ठीक? जो हायर साइंस में पढ़ोगे। ये हमारे तो शायद 5th सेमेस्टर में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा एक सब्जेक्ट होता था। तुम भी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट ज़रूर लेना, इसमें सारी चीज़ें पढ़ने मिलेंगी। फिर इसका अगला पेज ये है, ठीक है ना? तो ये फोटो डायोड के कांसेप्ट पढ़ लिए। चलो इसका एक चिल्लर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है और इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे कहीं पूछा जा सकता है, ठीक? ये तो देखो जैसे हमको दे रखा है कि प्रकाश का सॉरी हमको दे रखा है कि ग्रीन प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है। अब देखो हमने अलग-अलग पदार्थ के फोटोडायोड बनाए हैं, है ना? 4 ऑप्शन है, अलग-अलग पदार्थ के फोटोडायोड बनाए हैं। तो हमको देखना है कि इनमें से कौन से पदार्थ का बना फोटोडायोड इस ग्रीन प्रकाश को डिटेक्ट कर पाएगा, मतलब इसकी तीव्रता को माप पाएगा। तो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में जो डायोड बनाया है ना? ए ऑप्शन में जो फोटो डायोड बनाया है वो सिलिकॉन का बनाया है, जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल पहले ही बताया था लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। बी ऑप्शन में फोटो डायोड हमने किसी दूसरे पदार्थ गैलियम फॉस्फाइड का बनाया है, जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 2.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। ये तीसरे केस में फोटोडायोड कैडमियम सल्फाइड का बना है जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 2.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है और चौथे ऑप्शन में फोटोडायोड गैलियम आर्सेनाइड का बनाया है जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। ये सब क्वेश्चन में दिया होगा, चिंता मत करना, याद रखने की जरूरत नहीं है ना? 4 मटेरियल दे रखे हैं तो बस हमको देखना है कि किस पदार्थ से बना फोटोडायोड इस ग्रीन प्रकाश को माप सकता है वो देखना है ना? तो तुम वीडियो पॉज़ करो, देखते हैं कितनी बुद्धि है। वीडियो 2-3 मिनट के लिए पॉज़ करो और तुम इसको खुद ट्राई करो। हाँ बच्चों, शायद तुमने कर लिया होगा, एक बार सॉल्यूशन भी देख लेना। ये तो कोई ग्रीन प्रकाश को हमको डिटेक्ट करना है, कौन-सा फोटोडायोड ग्रीन प्रकाश को डिटेक्ट कर पाएगा वो देखना है। तो बस मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था, है ना? कोई अभी तुमको चमका के बताया था कि फोटोडायोड उसी प्रकाश को डिटेक्ट कर सकता है जिसके फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा हो, है ना? बताया था कि फोटोडायोड उसी प्रकाश को डिटेक्ट कर सकता है जिसके फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा हो। तो बस हमको ग्रीन कलर के प्रकाश को डिटेक्ट करना है ना, तो उसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि ग्रीन कलर का जो प्रकाश है, उसके फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है। हमको अच्छे पता है कि प्रकाश की एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है एच न्यू या तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में hc बाय लैम्ब्डा। ये तो हमको पता है कि hc का मान तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्ब्डा कितना है 600 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने आया तो लगभग तुम्हारे पास 2.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आ जाएगा। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि ग्रीन प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना है, तो इसके एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी 2.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो बस बोल सकते हैं कि फोटोडायोड इस ग्रीन प्रकाश को तभी माप पाएगा जब इसके फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा हो। तो बस ये फोटो डिटेक्टर प्रकाश को माप पाए उसके लिए फोटोन की ऊर्जा तो ज्यादा होनी चाहिए और उसकी तुलना में वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होना चाहिए। तो बताए सिलिकॉन डायोड काम कर जाएगा या नहीं? कर जाएगा। तो ये तुम खुद बताओ कि ग्रीन प्रकाश का जो फोटोन है, उस गिरने वाले फोटोन की तो ऊर्जा 2.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, जबकि सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल केवल 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ही है। तो बताओ इस बार गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा है, मतलब
है ना? मतलब ग्रीन कलर के जो फोटॉन है, वो इस डायोड में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पाएँगे, फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, रिवर्स धारा में वृद्धि होगी मतलब सिलिकॉन का डायोड काम कर जाएगा। गैलियम फॉस्फाइड ये डायोड काम नहीं करेगा। ये तुम बताओ कि ग्रीन कलर के जो फोटॉन है ना? ग्रीन प्रकाश के जो फोटॉन है उसमें फोटॉन की ऊर्जा तो 2.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है जबकि वर्जित ऊर्जा अंतराल 2.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो बताओ इस केस में जो फोटॉन की ऊर्जा है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा नहीं है उल्टी कम है। मतलब ग्रीन कलर के फोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं भेज पाएँगे। कोई फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न नहीं होंगे, रिवर्स धारा में वृद्धि भी नहीं होगी। तो गैलियम फॉस्फाइड से बना डायोड ग्रीन प्रकाश को नहीं डिटेक्ट कर सकता है। कैडमियम सल्फाइड ये भी काम नहीं करेगा। तुम खुद बताओ कि फोटॉन की ऊर्जा तो 2.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है जबकि वर्जित ऊर्जा अंतराल 2.8 है। तो बताओ इसमें भी फोटॉन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा नहीं उल्टी कम है। तो बताओ ये ग्रीन वाले फोटॉन इसके भी इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुँचा पाएँगे। है ना? मतलब इसमें भी फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न नहीं होंगे। इसको भी मेज़र नहीं कर पाएँगे। फिर गैलियम आर्सेनाइड जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.5 है, ये भी काम कर जाएगा। तुम देखते ही बताओ कि गिरने वाले फोटॉन की ऊर्जा तो 2.1 है और इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल केवल 1.5 ही है ना। तो बताओ इस बार भी गिरने वाले फोटॉन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा है। मतलब ग्रीन वाले फोटॉन इसके भी इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचा देंगे। फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे तो रिवर्स धारा में वृद्धि भी होगी। तो ये ए और डी है ना? इन दोनों केसेस में गिरने वाले फोटॉन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा है, तो ये ग्रीन प्रकाश को ये दोनों माप सकते हैं, बाकी बी और सी ऑप्शन में जो डायोड है वो इसको माप नहीं सकते, ईज़िली इसको कर सकते हैं।